व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम इस पार्ट में डायरेक्टिंग को खत्म कर देंगे। आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन को, जो डायरेक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और कम्युनिकेशन से क्योंकि बैरियर्स लास्ट ईयर डिलीटेड थे, बट इस बार एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं कम्युनिकेशन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के मीनिंग के साथ। तो कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है, कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको वन ऑन वन कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर मैं किसी कॉलेज में किसी सेमिनार में गया हूं, यूजुअली हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स करते रहते हैं, और मैं स्टेज पे आके आप सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सिमिलरली एक ग्रुप में कुछ 8-10 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक नॉर्मल इनफॉर्मल सा बातचीत चल रही है, घर की बात हो रही है, फन हो रहा है, मजे आ रहे हैं, तो वो हमारे पास भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कई तरीके का हो सकता है। कम्युनिकेशन इज बेसिकली, अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बात करूं तो मेरे माइंड में जो आइडिया है मैं उसको अपने मुंह पे लेके आऊंगा और उससे स्पीक आउट करूंगा अपने हार्ट को, और आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। फिर आप मुझे फीडबैक दोगे, यानी आप मुझे रिवर्ट करोगे। तो ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है, जब कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज, सजेशंस, ओपिनियंस, फन, कुछ अच्छा शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन कैन बी ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, जेस्चर्स हो सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जिसके थ्रू लोग जुड़े होते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्यूज। तो ये सब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। परफेक्ट है। अब आता है हमारे पास डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एलिमेंट्स देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सर कम्युनिकेशन का भी प्रोसेस होता है? यस, कम्युनिकेशन का भी प्रोसेस होता है। अगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो मेरा होना जरूरी है। देखो ये चिंटी का होना जरूरी है। ये चिंटी इज द सेंडर। इसके मन में कोई बात है तो यहां से प्रोसेस शुरू होगा। चिंटी इज द सेंडर। इसके मन में जो बात होगी, अब अगर मेरे दिमाग में कोई चीज है तो आपको क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैसेज है। फिर चिंटी क्या करेगी, इस मैसेज को कन्वर्ट करेगी ऐसी लैंग्वेज में जो सामने वाले को समझ में आ जाए, वो बोल पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं एनकोडिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? एनकोडिंग करना। एनकोडिंग का मतलब मैं अपने मैसेज को कन्वर्ट करूंगा। मैं दिमाग से, अपने मुंह से तो चीजें बोलूंगा ना, या दिमाग में रख के हो जाएगा, तो एनकोड कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। फिर मैं एक मीडिया का यूज करूंगा। वो मीडिया कोई भी मीडिया हो सकता है मैं फेस टू फेस बात करूं, हो सकता है मैं कॉल करूं, हो सकता है मैं इंटरनेट मैसेज करूं। तो मीडिया चाहिए कोई ना कोई। मीडिया के बाद फिर वो डिकोड होता है। डिकोड का मतलब सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही है। देन रिसीवर तक पहुंचता है, सही। और रिसीवर फिर क्या प्रोवाइड करता है? फीडबैक प्रोवाइड करता है, यानी कि रिप्लाई बैक करता है। तो मैसेज में हमारे पास सबसे पहले सेंडर चाहिए, फिर मैसेज, एनकोडिंग होगी, मीडिया यूज होगा, डिकोड होगा, रिसीवर, और फिर फीडबैक आएगा। यहीं पे एक एलिमेंट आता है नॉइस। नॉइस क्या है? नॉइस इज बेसिकली अ बैरियर जो कम्युनिकेशन को कई बार खराब कर देता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है ना रास्ते में, हेलो, सामने वाला बोल रहा है, मैंने कहा हेलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं ट्रैफिक में हूँ। तो नॉइस इज वन ऑफ द बैरियर इन गुड कम्युनिकेशन। आओ जी, अब इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर चाहिए। सेंडर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मैसेज यहीं से ओरिजिनेट होता है। देन यू नीड अ मैसेज। मैसेज क्या है? जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी व्यू है, जो भी ओपिनियन है, जो भी सजेशन है, जो भी चीजें हैं, वो मैसेज। मैसेज के बाद यू नीड टू एनकोड। एनकोड का क्या मतलब होता है? एनकोडिंग द मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इज द सेकंड एलिमेंट। इट रेफर्स टू प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आइडिया है, क्या फैक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है, एक अच्छी लैंग्वेज में, पिक्चर्स में, जेस्चर्स में एनकोडिंग। देन यू नीड अ मीडिया। मीडिया क्या क्या हो सकता है? फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इंटरकॉम हो सकता है, मेमोरेंडम हो सकता है, नोटिस, सर्कुलर, टेलीग्राफ, टेलेक्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है।
उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर इनटू मीनिंगफुल टर्म्स। अब रिसीवर को भी तो समझ में आनी चाहिए ना, तो उसको डिकोड बोलते हैं। मैं अपने हिसाब से अपने मैसेज को कन्वर्ट कर रहा हूं एनकोड, सामने वाला अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रहा है डिकोड। ठीक है, परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास रिसीवर। रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट है जितना सेंडर इंपॉर्टेंट है। कई बार सेंडर ने कुछ बोला, रिसीवर ने कुछ समझ लिया, गड़बड़ हो गई, दोनों की बातचीत ही बिगड़ गई। हो गया या नहीं हो गया? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पर हमारे पास चीज़ें समझने में, चीज़ें समझाने में। ये हम अभी आगे कम्युनिकेशन के बैरियर्स में भी पढ़ेंगे। बट याद रखो, सेंडर और रिसीवर दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के। और एनकोडिंग डिकोडिंग भी। एनकोडिंग मतलब मैं किस हिसाब से अपना मैसेज कन्वर्ट कर रहा हूँ, और डिकोडिंग मतलब रिसीवर किस हिसाब से डिकोड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवर, indeed for communication to be effective, it must be receiver oriented. For it is the receiver, his ability to decode and understand. ये बहुत ज़रूरी है। फीडबैक। फीडबैक का मतलब रिस्पॉन्स, क्या जवाब मिलता है सामने से, क्या रिवर्ट मिलता है सामने से, उसको हम फीडबैक बोल देते हैं। नॉइस। नॉइस क्या है? बेसिकली नॉइस सीधा सीधा डिस्ट्रप्शन है, या हिंड्रेंस है, या इंटरफेरेंस है, या प्रॉब्लम है। वही ट्रैफिक, लाउड नॉइस, नेटवर्क एरर, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं कम्युनिकेशन के बीच में। अब देखो, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का हो सकता है? कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यहाँ से आप समझ ही गए, जैसे हमें फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब कर रहे हैं, हमें लीव चाहिए, तो हम एक लीव के लिए मेल लिखेंगे। मेरा जो भी सुपीरियर होगा मैं उसको बोलूँगा, यार मेरे लीव चाहिए, मेरी लीव प्लीज़ पास करा दो। तो मैं उसको एक फॉर्मल वे में एक मेल लिख के भेजूंगा, दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब हम शाम को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, या हम कहीं मूवी देखने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन चलता है? फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है? कंप्लीटली इनफॉर्मल। वो इंसान जो ऑफिस में कुछ और दिख रहा होता है, वही रात को टेबल पे बैठ के कुछ और दिख रहा होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दो अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशंस है। ठीक है, फॉर्मल में कितने प्रकार की होती हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं को हम लोग अपवर्ड डाउनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है जी, आओ चेक करते हैं सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट हो सकती है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर हो सकती है, या दो सेम लेवल के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकती है। कम्युनिकेशन वही ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो रिटन होती है, मेल्स की फॉर्म में होती है। तो क्या है? द कम्युनिकेशन में बी ओरल और रिटन। इट इज़ मोस्टली रिटन, ज़्यादातर रिटन होती हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, नोटिसेस, इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स, मेमो, डॉक्यूमेंट। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करी जाती है और फाइल करी जाती है। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के? कम्युनिकेशन राइटिंग में होना चाहिए। देखो बोला ना मैंने, ओरल भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में राइटिंग में होगी। राइटिंग में होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्केलर चेन के थ्रू होना चाहिए, फॉर्मल है। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्केलर चेन होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, उस चेन के थ्रू ही बातचीत होगी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑथोराइज्ड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जो भी बातचीत होगी वो एक तो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और यूजफुल होनी चाहिए। फालतू बात नहीं होती फॉर्मल में। मेल में आप एक टू द पॉइंट लिखोगे और लिमिटेड वर्ड्स में लिखोगे, अनलिमिटेड नहीं लिखता कोई भी मेल। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन मिल जाता है आपको। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? प्रॉपर सिस्टमैटिक होता है, ऑब्वियसली सिस्टमैटिक मैनर में रहेगा। ऑर्डर बाय फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बना रहेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, स्केलर चेन फॉलो करेगा। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है, क्योंकि आपको पता होता है कौन कितना कम्युनिकेट कर रहा है, किससे बात शुरू हुई है, किस पे खत्म हुई है, किसने क्या रिस्पॉन्स करा, ये बहुत क्लियर होता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता रहेगा कहाँ से चीज़ें शुरू हुई है। इसके डीमेरिट्स, थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है, सब कुछ लिख के भेजना है, एक मैनर में भेजना है, एक ऑर्डर में भेजना है, तो थोड़ा स्लो मूविंग रहता है ये। ओवरलोड्स हायर अथॉरिटीज विद वर्क, कई बार हायर अथॉरिटीज के ऊपर ओवरलोडिंग हो जाती है कम्युनिकेशन की, क्योंकि सब कुछ उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है ना कि सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया और आप अप्रूव 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 करते जाओगे, चेक करना पड़ता है। तो ओवरलोडिंग ऑफ वर्क कई बार हो जाता है। इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड हैज़ टू फेस हर्डल्स, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और रूल्स के साथ साथ हर्डल्स भी आते हैं। हर्डल्स के मतलब बैरियर्स भी आते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक स्केलर चेन से होकर गुजरनी है, उसके अंदर 10 लोग इन्वॉल्व हैं या 5 लोग इन्वॉल्व हैं, और जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी।
इसके बाद फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। फ्री ओपिनियन, फ्रैंक ओपिनियन एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ताकि क्रिटिसिज्म ना हो और किसी तरीके का सामने वाले के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, भले ही मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी भी तरीके की छुट्टी ले लूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं मेल में लिखूंगा नहीं, मेल में मैं प्यार से ही लिखूंगा मुझे लीव चाहिए। तो वहाँ पे फॉर्मल में ये सब होता है, ठीक है जी। अब फॉर्मल कितने तरीके का होता है बेटा, देखो सबसे पहले हम वर्टिकल की बात करते हैं। वर्टिकल समझते हो? वर्टिकल ऐसा होता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो अगर मैं सुपीरियर हूँ, मेरे नीचे मेरा सबऑर्डिनेट है, मुझे कुछ ऑर्डर देना है तो ये वर्टिकल होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड होगा। सामने वाले ने फीडबैक देना है तो होगा वर्टिकली, लेकिन अपवर्ड होगा। तो वर्टिकल में दो हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, रिटन फॉर्म में होगा। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू दैट कम्युनिकेशन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन पर्सन ऑक्यूपाइंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट पोजीशंस। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, मैंने आपको बता ही दिया। डाउनवर्ड में यूजुअली ऑर्डर्स होंगे, पॉलिसी, प्रोसीजर, रिटन मैटर्स होंगे, सही। और अपवर्ड में अगर हम बात करें तो फीडबैक्स होंगे, कुछ कंप्लेन्स होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ये सब अपवर्ड में चलता है। अगर आपको एक बार रीडिंग लगानी हो तो आप इसका रीडिंग लगा सकते हैं। देखो रिपोर्ट्स, कंप्लेन, सजेशन, ये डायग्राम एग्जाम में बना के आना अगर फॉर्मल के लिए टाइप्स पूछे जाते हैं, ऑल्दो बहुत कम पूछते हैं। हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें तो वो लोग जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सेल्स मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं यूजुअली, तो ये हॉरिजॉन्टल है, सेम लेवल पे है, ठीक है। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ इक्वल रैंक्स और बिटवीन टू सबऑर्डिनेट्स अंडर सेम सुपीरियर, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब डायगोनल की बात कर देते हैं। डायगोनल में क्या होता है हमारे पास यूजुअली, देखो ये मैनेजर सेम लेवल पे है, इन मैनेजर के अंडर तीन तीन सबऑर्डिनेट हैं, तो मैनेजर 3 ने सबऑर्डिनेट फर्स्ट मैनेजर के अंडर वाले सबऑर्डिनेट से बात करी, तो ये थोड़ा सा डायगोनल हो गया। मतलब ये इसका बॉस नहीं था तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट भी नहीं है, ये अलग ही लेवल पे था, अलग ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन उसको इससे कोई काम पड़ा तो इसने बात कर ली, होगी फॉर्मली, ठीक है। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वन होल्डिंग अ हायर पोजीशन देन अदर, इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। सही है जी। अब नेटवर्क्स की अगर हम बात करें फॉर्मल में, तो ये नेटवर्क चलते हैं। नेटवर्क हमारे सिलेबस में नहीं है बट वैसे ही दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चेन, जब चेन में चल रहा होगा A to B to C, व्हील जब इस तरीके से चलता है कि A इस तरीके से बात कर रहा है तो इसको हम व्हील बोलते हैं। यहाँ पे लोग कनेक्टेड होते हैं, ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, ये दो और ये A से भी कनेक्टेड है। सर्कल कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में कम्युनिकेशन चलता है। फ्री फ्लो कोई किसी से भी बात करता है। और इन्वर्टेड B होता है कि C और D का बॉस B है और B का बॉस A है, तो C और D अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं और उसके बॉस से भी बात कर सकते हैं, इसको हम इन्वर्टेड वी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने वैसे ही बता दिए। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। अब आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को हम लोग ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। सर ग्रेप वाइन का क्या मतलब होता है? ग्रेप वाइन का मतलब होता है यूजुअली अंगूर की बेल से आए। अंगूर की बेल आप कभी भी देखना वो बहुत फैली हुई होती है, इधर उधर कहीं भी चल रही होती है, ऐसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। कहीं भी फैली हुई, कोई भी किसी से कोई भी बात कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस चल रही है। यहाँ पे यूजुअली र्यूमर स्प्रेड होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक निकल के आता है, यहाँ पे लोग अपनी फीलिंग्स को बिना किसी टेंशन के शेयर करते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या लिखा है? कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल या सोशल रिलेशंस अमंग पीपल, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये होती है नेचुरल डिजायर की वजह से, भाई ह्यूमन बीइंग है, बात तो करेगा ही ना कुछ, टू कम्युनिकेट एंड द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। इट मे टेक्स प्लेस बिटवीन पर्सन कटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन पोजिशंस को भूल जाते हैं और बस खुल के बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। देखो मैंने बोला ना, ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको। द मैसेज विच फ्लो थ्रू इनफॉर्मल आर ऑफ वेरिड नेचर, दे मे बी पर्सनल और रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल बात भी हो सकती है, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक चेन नहीं होता, जिसका जो मन करता है, जैसे मन करता है बात करता है यार खुल के। इनफॉर्मल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, वर्बल होती है, कोई रिटर्न नहीं होता इसमें। ऑथेंटिक ऑथराइज्ड कुछ नहीं होता, झूठ भी बोलते हैं लोग, सच भी बोलते हैं, कुछ भी चल रहा होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस,
एकदम से ही निकल के आती है भाई, किसके मन में क्या है वो सोच के नहीं आता, लोग स्पॉन्टेनियसली जो दिल में आता है बोलते हैं, बात करते हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग र्यूमर्स होते हैं इसकी वजह से। अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना हो तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इससे फायदा उठा सकता है क्या, उठा सकता है। क्या एडवांटेजेस होंगे? इट डेवलप्स फ्रेंडली रिलेशंस एंड फेलो फीलिंग्स अमंग वर्कर्स। फ्रेंडली रिलेशंस बनते हैं, फेलो फीलिंग्स बनते हैं वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स आपस में अच्छे से मिलकर काम कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इनफॉर्मली भी वो बात करते हैं। इट ऑपरेट्स विद ग्रेटर स्पीड एंड स्प्रेड्स वेरी क्विकली। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर आपको कोई चीज़ फैलानी है ऑर्गेनाइजेशन में तो एक र्यूमर के तरीके से फैला दो, फैल जाएगी। आप लिख दो, सपोज आपको लग रहा है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक सरप्राइज देना है कि उनकी सैलरी बढ़ने वाली है, तो आप किसी एक को बता दो और वो देखो कैसे सब में फैला देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है चीज़ों को स्प्रेड करने का। अगर आपको कोई चीज़ फैलानी है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करो। इट रिड्यूसेस टेंशंस, टेंशन खत्म हो जाती है, अच्छे रिलेशंस बनते हैं, इमोशनल अपने इमोशंस शेयर करते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। डीमेरिट्स क्या होंगे? कई बार र्यूमर्स फैलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई किसी के बारे में कुछ भी सुनता है और कुछ भी बताता है, मेरे पास लिखा है ओहो उसने ये कर दिया, फॉरवर्ड टू स्कूल ग्रुप, फॉरवर्ड टू ट्यूशन ग्रुप, फॉरवर्ड टू माय फ्रेंड, वो सब चल रहा होता है। तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग र्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, क्योंकि इसमें शुरू में आया कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। हमारे व्हाट्सएप पे 70% मैसेजेस फेक आते हैं और हम उसे भी फैला रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक नहीं है ना, कोई सोर्स नहीं है, सब इनफॉर्मल है, बस चल रहा है। इट्स ओरिजिन कैन नॉट बी पिन पॉइंटेड, ढूंढा नहीं जा सकता कि किसने चीज़ें शुरू करी थी, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कई बार कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसको पढ़ के देखना, ये आपको पूरा करना है। चैनल कैसा रहता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स किस में होती हैं, नेचर क्या है, कौन सा रिजिड है यानी फिक्स्ड है, कौन सा चेंज होता है, प्रूफ किसका होता है किसका नहीं होता, ये सब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के पास। ओहो, और भी है इसके अंदर तो पॉइंट्स, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ के देखना। अब हमारे पास आ रहा है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बैरियर्स का क्या मतलब होता है? बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, आपकी रुकावट। किसी भी चीज़ को आप पूरा करना चाह रहे हो लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम बैरियर बोलते हैं। यहाँ पे टॉपिक का नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में कोई आइडिया, सजेशन, ओपिनियन है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इसी को हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो क्या है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे पास 4 प्रकार के बैरियर्स आते हैं, 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन से 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है? सबसे पहला होता है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिमेंटिक की, तो सिमेंटिक होता है हमारे पास एनकोडिंग और डीकोडिंग की प्रॉब्लम्स। एनकोडिंग और डीकोडिंग लिख लेना अपने पास ये, ताकि आपको हिंट रहे एग्जाम में। एनकोडिंग और डीकोडिंग का मतलब ये है कि सामने वाले ने आपकी बात को ठीक से डीकोड नहीं करा या आपने ठीक से एनकोड नहीं करा। तो सिमेंटिक में जो प्रॉब्लम्स हैं ये एनकोडिंग और डीकोडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। साइकोलॉजिकल, नाम में लिखा हुआ है इमोशनल, यानी कि आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशंस कहीं और थे, आप बिजी थे, प्रॉब्लम कहीं और आ रही थी, साइकोलॉजिकली नाम में ही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आपके कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं ताकि बात अच्छे से नहीं हो पा रही। और पर्सनल तो आप जानते हो, मुझे कोई इंसान पर्सनली अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे बात नहीं करूँगा यार ठीक से, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। तो 4 प्रकार के बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक एनकोडिंग डीकोडिंग से रिलेटेड होंगे, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से रिलेटेड होंगे, पर्सनल आपके आपस के होंगे, आपसी मुठभेद। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद सिमेंटिक बैरियर्स। Semantic barriers, also known as language barriers, are concerned with problems and obstructions in the process of encoding and decoding. इसको encoding कर लेना please. Encoding and decoding of message into words or impressions. Sometimes the same words or messages can be understood by different people with different meaning. आप कुछ बताना चाह रहे थे, मैंने बात करी प्राइस की, मैं पैसे पूछ रहा था PRICE, सामने वाले ने प्राइज समझ लिया PRIZE।
समझ रहे हो? मैं राइस की बात कर रहा था, RISE, राइस, कितना ग्रो करोगे, सामने वाले ने चावल समझ लिया, राइस। तो मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, सामने वाला कुछ और डिकोड कर रहा है, तो एनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, मेन कॉजेज क्या है सिमेंटिक बैरियर्स के, क्यों ये चीजें दिमाग में आती हैं, क्या क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का मतलब आपने ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं करा, आपने उसको एनकोड ही गलत तरीके से करा। तो क्या लिखा है, समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती लेकिन मैं इंग्लिश ट्राई कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वोकेबलरी में प्रॉब्लम आ रही है तो यार सामने वाला कुछ और ही समझेगा ना। मैनेजर में यूज रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, छोड़ दिया, गलत वर्ड यूज कर लिया। ड्यू टू दिस द मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, तो मैनेजर जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं सिमेंटिक वे में क्यों आता है, एनकोडिंग डिकोडिंग में क्यों आता है, क्योंकि आपने मैसेज ही गलत तरीके से एक्सप्रेस करा, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा आता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, शब्दों का अलग अलग, देखो प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, हैंडल विद केयर एंड होल्ड द हैंडल ऑफ डोर केयरफुली। तो सिंबल्स हैं, लगते एक जैसे हैं, बोले एक जैसे जाते हैं, बट इनके मीनिंग्स अलग अलग कन्वे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये भी सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाती हैं। ये है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। फॉल्टी ट्रांसलेशंस, कई बार क्या होता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका लैंग्वेज कुछ और है, मेरा लैंग्वेज कुछ और है, और हम दोनों को ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं बीच में एक ट्रांसलेटर को लेके आऊँगा जो मेरी बात उसको ट्रांसलेट करेगा, उसकी बात मुझे ट्रांसलेट करेगा। अब अगर वो ट्रांसलेटर एफिशिएंट नहीं हुआ तो वो मेरी बात उसे कुछ और बता देगा, उसकी बात मुझे कुछ और बता देगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सिमेंटिक बैरियर्स आ गए ना। तो अगर आप ट्रांसलेशंस गलत कर रहे हो, ट्रांसलेटर ही बेकार है, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो ये भी एक चीज आती है फॉल्टी ट्रांसलेशन। समटाइम द वर्कर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द मैनेजर, सो वर्कर गेट्स इट ट्रांसलेटेड, जो कई बार गलत हो जाता है। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, अनक्लैरिफाइड असम्पशंस का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई चीज बोली और क्लैरिफाई नहीं करी अच्छे से, तो सामने वाले ने खुद ही उसको कुछ और समझ लिया। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टू टेक केयर ऑफ गुड्स। टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब दो हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, बॉस ने ये बोला था कि प्लीज अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, और वर्कर ने क्या करा, गुड्स को संभाल के रख लिया कि बॉस ने बोला टेक केयर ऑफ द गुड्स। तो टेक केयर ऑफ द गुड्स से मैंने अपनी बात इनकम्प्लीट छोड़ी, मुझे पूरा बोलना चाहिए था टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो वर्कर्स अच्छी क्वालिटी का ध्यान देते, लेकिन मैंने बोला टेक केयर ऑफ द गुड्स, तो सामने वाले ने संभाल के ही रख लिए। तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है, टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल जार्गन क्या होता है, अगर सामने वाला कोई आपके साथ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे लॉ में होता है। कई बार जब मैं अपनी लॉ कर रहा था तो मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे जो लीगल लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब जब भी आप कोर्ट में जाते हो, कचहरी की चीजें देखते हो, तो वहां पे लैंग्वेज ही डिफरेंट चलती है, वहां पे नॉर्मल हिंदी इंग्लिश नहीं चलती, लीगल लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट है। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, उसको समझना अपने आप में ही एक स्किल है। सिमिलरली डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो पर्चे पे क्या लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, वो अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो ये सब टेक्निकल जार्गन है। जब भी कोई प्रोफेशनल, जब भी कोई इंडिविजुअल कोई ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करता है जो हमें समझ में ही नहीं आएगी, एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं हो पाएगी, तो वो भी एक सिमेंटिक बैरियर्स का पार्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर डिकोडिंग का मतलब है कि मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या कन्वे कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने मेरे से पूछा कि समझ में आ गया, मैंने कहा हाँ समझ में आ गया। आपने मेरे से पूछा नंबर अच्छे आए, मैंने कहा ना अच्छे नहीं आए नंबर मेरे। तो अब बॉडी लैंग्वेज कुछ और कन्वे कर रहा है, मुंह से मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज जेस्चर डिकोडिंग अलग अलग हो रही है, तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स के अंदर, और ये भी किसके अंदर आता है, सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर। नेक्स्ट आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब इनकी बात करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स मैंने आपको अभी बताया कि हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड, हम किस तरीके से अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं, कितना चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इससे रिलेटेड अगर कोई बैरियर है कम्युनिकेशन में, उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। क्या है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द कम्युनिकेशन। अगर सेंडर और रिसीवर दोनों का ही माइंड
प्री ऑक्यूपाइड है या दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो क्या है, सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर, नंबर 1 प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन मतलब कि बात कंप्लीट ही नहीं हुई और मैंने पहले से ही कुछ और एज्यूम कर लिया, मैंने पहले से ही सोच लिया। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, जब मैं टीनेज में था तो मैं भी ऐसा कई बार करता था कि सामने वाले की अभी कोई बात आधी अधूरी है और मैंने खुद ही सोच लिया कि अभी ये क्या बोलने वाला है। इसको हम प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या है, इट मीन्स डेराइविंग कंक्लूजन्स इवन बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द मैसेज। Sometimes people evaluate the meaning of message before the sender even completes it. In such case, the receiver may not have an open mind. Receiver का एक open mind नहीं है, वो इतने अच्छे से सोच ही नहीं पा रहा है। That is the only reason हमारे पास ये बैरियर आता है। इसके बाद लैक ऑफ अटेंशन। कई बार हम कहीं और बिजी होते हैं, हमारा माइंड कहीं और बिजी होता है, हम इतने अटेंटिव नहीं होते, हम सामने वाले की बात ठीक से समझ नहीं पाते, हम कहीं और किसी और के ख्यालों में खोए होते हैं। तो वहाँ पे ये बैरियर चलता है। क्या लिखा है, इट मीन्स व्हेन रिसीवर डजंट पे कंप्लीट अटेंशन टू द मैसेज, एज अ रिजल्ट कम्युनिकेशन बिकम्स इनइफेक्टिव। रीजन कैन बी प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर। इसके बाद आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। दो चीजें हैं ये। पुअर रिटेंशन का मतलब तो ये है, मुझे कोई बात बोली गई और मैं उसको अपने माइंड में रिटेन नहीं कर पाया, मैं भूल गया। मुझे आपने 10 शब्द बताए बी को बताने के लिए, मैंने बी को 9 ही बताए, मैं भूल गया। बी ने सी को 7 ही बताए, वो भूल गया। ये है पुअर रिटेंशन, याद नहीं रख पा रहे। एंड लॉस बाय ट्रांसमिशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब इतना बड़ा चेन है कि पास ऑन होते 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 सामने वाले लास्ट चेन तक टोटल मैसेज पहुंच ही नहीं रहा। ट्रांसमिशन रास्ते में ही खो रहा है, मैसेज टूट रहा है। क्या लिखा है, when communication passes through various levels, this results in filtering or loss of information, especially when it is oral communication. Sometimes manager may not be able to retain all the information for a longer time. और इसमें मैनेजर की भी गलती नहीं है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है, कब तक रिटेन करोगे, है ना। बिजनेस स्टडीज भी तो याद करने में प्रॉब्लम आती है, अगला याद करते हैं पिछला भूल जाते हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो करूंगा, बताओ करूँ या नहीं करूँ। अगला आता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर also act as a barrier to effective communication. कई बार सेंडर में और रिसीवर में आपस में विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पे, तो तब भी यार मेरे दिमाग में जब सामने वाले पे विश्वास ही नहीं है तो मैं उसकी बात पे भरोसा ही नहीं करूंगा, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होगा। They may not understand each other's message in the original sense. तीसरा आता है अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ ही नहीं करता। इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में वर्कर्स हैव नो डायरेक्ट अप्रोच टू टॉप मैनेजमेंट, तो दिक्कत रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में क्या होता है, इफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी डजंट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो नहीं होगी ना यार। इसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स काफी रिजिड हैं, काफी तकड़े हैं, रेगुलेशंस इस तरीके की हैं कि बैरियर्स बना हुआ है, तो वहां पे रेड टेपिज्म होगा। रेड टेपिज्म का मतलब चीजें पड़ी रहेंगी, कभी पूरी नहीं होंगी, फाइल्स पड़ी रहेंगी, कभी उन पे बात ही नहीं होगी। डिले ऑफ एक्शन होगा, डिले ऑफ मूवमेंट होगा, गोल्स कभी अचीव ही नहीं हो पाएंगे। स्टेटस, कई बार जो लोग हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सोचते हैं कि लो लेवल वाले को क्या पता यार, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं होशियार हूँ, मुझे सब पता है, सामने वाला तो बेवकूफ़ है। तो कई बार स्टेटस बीच में आ जाता है किन लोगों के, दो लोगों के बीच में, जो एक टॉप पे है और एक लोअर लेवल पे है। तो और जो लोअर लेवल वाला है वो ये सोचता है कि यार सामने वाला बॉस मेरी बात कहाँ सुनेगा, बड़ा आदमी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लेवल्स बना दिए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर दी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहने वाली है कि स्क्रीनिंग होगी, फिल्टरिंग होगी इन्फॉर्मेशन के अलग अलग लेवल्स पे, और इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं पहुँचेगी। ये सेम लगभग वैसा ही है जैसा लॉस बाय ट्रांसमिशन था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़। देखो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री और इफेक्टिव फ्लो पॉसिबल तभी है अगर फैसिलिटीज़ जैसे सोशल गेट टुगेदर हो, कंप्लेन बॉक्स हो, टास्क फोर्स हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट टुगेदर हो रहे हैं, कंप्लेन बॉक्स लगाया हुआ है, किसी को कोई कंप्लेन है तो उसमें डाल दो, कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके की चीज़ें भी रखी जाती हैं। लास्ट आते हैं हमारे पास पर्सनल बैरियर्स या इंडिविजुअल बैरियर्स। पर्सनल या इंडिविजुअल बैरियर्स का मतलब है कि हम आपसी विवाद,
अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी प्रॉब्लम्स, कितना हम आपस में अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ये पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है। इसमें क्या क्या आता है देखो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, सुपीरियर का अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इफ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट्स, तो वो बात ही नहीं सुनेगा उसकी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे कम्युनिकेशन के लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट का आपस में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर मैं सबऑर्डिनेट हूँ और मुझे बात करने के लिए अच्छा इंसेंटिव मिलता है, मुझे अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, मुझे अप्रिशिएट करा जाता है, मुझे सेल्फ एस्टीम दिखाई देती है, तो वही तो मैं बात करूँगा। अगर मुझे सब मिलता ही नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा, सामने वाला मुझे डांट के बिठा देगा, तो मैं अगली बार से बोलूँगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर इंसेंटिव चाहिए होता है। अगर ये नहीं है तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तीसरा, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, कई बार हमें डर लगता है कि अगर मैं कुछ बोला तो मेरी जॉब ना चली जाए यार, या अगर मैं सुपीरियर हूं तो मुझे लगता है कोई सबऑर्डिनेट मेरे पावर को चैलेंज ही ना कर दे, मेरी पोस्ट को चैलेंज ही ना कर दे, मेरे से ज्यादा अच्छा आइडिया ही ना दे दे, मेरी जॉब ही ना चली जाए। तो ये भी कई बार डर लगा रहता है, इसीलिए भी कम्युनिकेशन फ्री फ्लो में नहीं होती। इसके बाद अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब कई लोग होते हैं जो बोलना पसंद ही नहीं करते, अनविलिंग है, इंट्रोवर्ट है, बोलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करते, उन्हें शर्म आती है। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई साहब, कुछ बोलोगे तभी तो बात बनेगी, बोलोगे नहीं तो बात कहाँ से बनेगी? तो बोलना तो पड़ेगा, विलिंगनेस तो चाहिए। ये सब हैं बेटा जी बैरियर्स, और आई होप आपको सभी बैरियर्स समझ में आए होंगे, चाहे वो सिमेंटिक हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, ये सब बैरियर्स में आ जाता है। अब आता है कि अगर आपको बैरियर्स को ओवरकम करना है तो क्या करना चाहिए। सिर्फ एक रीडिंग वाला टॉपिक है, आप एक बार रीडिंग लगाओ, दिस इज इट। क्लैरिफाई करो आइडिया कम्युनिकेशन से पहले, ठीक है। आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कन्वे करना चाह रहे हो, किस तरीके से करना है। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवर के हिसाब से कम्युनिकेट करो, अपने हिसाब से नहीं। ये नहीं कि आप क्या बोलना चाहते हो, ये कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। इस चीज को बैलेंस करके चलो, अच्छी कम्युनिकेशन होगी। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरों से कंसल्ट करो कम्युनिकेशन से पहले। आपको कोई भी बात करनी है तो कंसल्ट जरूर करो कि क्या मैं सही हूं, क्योंकि सलाह लेना कोई गलत चीज नहीं होती। मानो या ना मानो वो अलग बात है, बट एडवाइस तो ले ही लो यार। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज। लैंग्वेज का ध्यान रखो, टोन का ध्यान रखो, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सॉरी, किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, कहाँ वॉइस अप रखनी है, कहाँ वॉइस लो रखनी है, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेल्प और वैल्यू वाली चीजें सामने रखो। फीडबैक लो प्रॉपर। कम्युनिकेशन अभी के लिए भी करो और फ्यूचर के लिए भी करो। फॉलो अप भी करो, अच्छे लिसनर भी बनो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिर्फ रीड लगाने हैं। और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त। तो डायरेक्टिंग में हमने ये सब पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बट आपने अच्छे से पूरा कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को डायरेक्टिंग समझ में आया होगा और आपने अच्छे से कंप्लीट भी करा होगा। अगली क्लास में हम चलते हैं कंट्रोलिंग की तरफ और बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए समाप्त। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।